हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास का मोशन। ठीक है, यानी कि मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के बारे में कि डिस्क्रीट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, कंटिन्यूअस बॉडीज का कैसे निकाला जाता है। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का मोशन। ठीक है। देखना बच्चों, मैंने बताया था आपको कि ये जो है वो इस मार्कर का अगर सेंटर ऑफ मास है तो अब हम इसको मूव करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है वही आपका जाना पहचाना फॉर्मूला कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। तो इस फॉर्मूले से वो निकाला जाता है। हमने पढ़ा था टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में, आज एन पार्टिकल सिस्टम का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देख सकते हैं कि आर ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस फॉर्मूले को पूरे को डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप जानते होंगे जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आती है वेलोसिटी। ठीक है। हमने यहाँ पे आर सेंटर ऑफ मास लिखा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ टी के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल के हमारे पास आएगी। ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा कि आर को मैंने डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। फिर R1 को करेंगे तो V1, R2 को करेंगे तो V2, इसी तरीके से M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस M3 V3 वेक्टर एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाय नीचे वही M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा, अगर मैं फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि V1 को मैंने डिफरेंशिएट करा तो A1 आ गया, V2 को करा तो A2 आ गया, V3 को करा तो A3 आ गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है। देखना कि M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब मैंने क्या करा फोर्थ पॉइंट में कि ये जितना भी M1 प्लस M2 प्लस M3 था उसको मैं ए सेंटर ऑफ मास के प्रोडक्ट में ले गया। ठीक है। तो ये मैंने उसको प्रोडक्ट में ले गया। ठीक है। यहाँ पर ठीक वैसा का वैसा ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब M1 प्लस M2 प्लस M3 क्या हो जाएगा, अगर ये पूरी बॉडी के हर एक पार्टिकल का मास है तो होल बॉडी का मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है। यहाँ मैंने कैपिटल M को सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर आ गया M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक। अब हम फर्दर क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ तो सबने पढ़ा होगा। ठीक है। कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन की होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास F नेट आ गया। ठीक। F नेट M1 A1 क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट वाले पार्टिकल का कितना फोर्स लग रहा है वो, M2 A2 क्या बन जाएगा, सेकंड वाले पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है वो, उसी तरीके से थर्ड पे जो फोर्स लग रहा है वो एंड सो ऑन। ठीक। अब क्या होगा हमारे पास कि F नेट का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास यहाँ से आ गया। तो F नेट का फॉर्मूला एक तो आपने पढ़ा न्यूटन के सेकंड लॉ में, और एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एफ नेट का फॉर्मूला एफ नेट वेक्टर इक्वल्स टू एम ए सेंटर ऑफ मास वेक्टर। ठीक है। तो ये जो चीज बताई है वो कहाँ पर काम आएगी, कई बार न्यूमेरिकल्स में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ ली जाती है तो आप ये अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाता है तो आप ये अप्लाई करेंगे। जब एफ नेट पूछ लिया जाए तो आप ये अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये फॉर्मूला मेन है, इसको आप याद रखें। ठीक। अब हमने क्या करा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत जरूरी है। ठीक है। उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर एफ नेट जो है किसी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्स है अगर वो जीरो है, मतलब अगर इस बॉडी पे फोर्स इधर से लगे इधर से लगे इधर से लगे इधर से लगे और ये सब अपने आप कैंसिल अगर हो जाएंगे। देखिएगा अगर ये फोर्स लग रहा है ये फोर्स लग रहा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। ये फोर्स दो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर एफ नेट अगर जीरो है यानी कि कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में कब होता है कोई पार्टिकल, जब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो हो, सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकल के आया यानी कि जो एफ नेट है वो जीरो। तो यहाँ पर अगर एफ नेट जीरो है तो हम क्या देख सकते हैं, ये इंप्लाइज का साइन है। अगर एफ नेट जीरो है तो जरूरी नहीं कि पार्टिकल पे लगने वाला हर फोर्स ही जीरो हो। ठीक है। मतलब ये है कि मान लो अगर ये कोई फोर्स है F1 और ये कोई फोर्स है F2 तो इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है, भले ही डायरेक्शन इनका अपोजिट हो, लेकिन ये पर्टिकुलर फोर्सेस जो है हमारे पास F1 F2 F3 ये जरूरी नहीं है कि जीरो हो। ठीक है। ये अपने आप में कैंसिल होने वाले होते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि F1 जरूरी नहीं कि जीरो हो, F2 जरूरी नहीं कि जीरो हो। ठीक। यहाँ से एक और चीज इंप्लाइज करती हुई मैंने लिखी है कि आप जानते हैं F नेट इज इक्वल टू M है, ऊपर ही हम पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ से ये इंप्लाइज करता है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, वो भी जीरो होगा। ठीक। जब पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जो है वो जीरो है तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अगर फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा। ठीक। लेकिन यहां से भी ये इंप्लाइज करता है कि जरूरी नहीं कि हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ही हो। क्यों, क्योंकि क्या है कि
हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसा होगा हमारे पास जो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहा होगा। कैंसिल कैसे होगा? आप जानते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जरूरी नहीं है कि ए सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो A1 भी जीरो हो, A2 भी जीरो हो, ये नॉन जीरो होंगे। ठीक, कुछ जीरो भी हो सकते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं कि यही चीज अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि किसी पार्टिकल का, आप बॉडी बोलिए, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि उस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। आपने न्यूटन के सेकंड लॉ में भी देखा होगा कि जब फोर्स जो है, नेट फोर्स, किसी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जब जीरो होता है तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होता है और उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, तो वेलोसिटी जो है वो यहाँ से कांस्टेंट होगी सेंटर ऑफ मास की, और ये इंप्लाइज करेगा कि जरूरी नहीं कि हर एक बॉडी के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। आप जानते हैं कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास डिफरेंट होगा। पीछे से कई सारे आवाजें जो है वो आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन कृपया करके उन पे जो है वो आप ध्यान ना दें। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास V1 जो है वो कांस्टेंट हो, V2 जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक, तो ये चीज जो मैंने बताई है वो इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर किसी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो हो और पार्टिकल के और पूरी बॉडी के, कंप्लीट बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो, यानी कि अगर पार्टिकल रेस्ट पे हो, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा हमारे पास कि उस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की वो भी क्या होगी? हमारे पास कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट में भी क्या होगी? जब हमने बात करी थी कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी या फिर सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी अब उसका कांस्टेंट है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? हमारे पास जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर पार्टिकल इनिशियल कंडीशन में हमारे पास रेस्ट में है तो फाइनली भी वो क्या होगा? फाइनली भी वो रेस्ट में ही होगा। ठीक, इससे क्या पता लगता है हमें कि उस पार्टिकल का छोटा सा भी, मतलब छोटा सा, यानी कि डी आर ऑफ सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पर क्या होगा? जीरो होगा। और इस फॉर्मूले के बारे में आप जानते होंगे, डी आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं यहाँ पर स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल किसी सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आर ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 dr1, M2 dr2, M3 dr3। ठीक है, ये अगर जीरो है तो ये इधर जाके जीरो हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट में लिख दिया है कि अगर पार्टिकल पे लगने वाला F नेट जीरो है, पार्टिकल जो है वो इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में है, तो फाइनली भी पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट की कंडीशन में होगा। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।